पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं आया हूँ तो मैं आपको क्या कुछ स्पेशल देना चाहता हूँ, जो शायद आपको पता भी होगा, लेकिन मेरे कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं कि मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँ। जब स्टूडेंट था तो उनके शायद आपको आपकी तैयारी में कुछ फ़ायदा मिल सके। पहला, जो थंब रूल जिन्हें मैं मानता था, अगर शायद आप मानो तो फ़ायदा होगा, कि आपको पहले अपनी हीन भावना से बाहर आना है। आपको ये समझना है यू आर द बेस्ट, आप खुद बेस्ट हो। पहला थंब रूल ये है, आपको ये कभी मन में नहीं आना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं। अगर ये मन में आता है तो कहीं ना कहीं आप जो है पीछे हैं कंपटीशन से, ये आना ही नहीं चाहिए। दूसरा, कभी भी किसी से तुलना मत करिए। बगल में बैठा रहे, यार इसके तो 10 नंबर आए, मेरे तो 5 ही आए, ये तो है, इसका होगा, मेरा तो नहीं होगा। ये आपको नहीं करना है। कभी भी आपको कंपैरिजन करना है तो केवल अपने आप से करिए कि आज 4 फरवरी है और आज मैंने 10 में से 5 नंबर लिए। अगली बार जब भी टेस्ट हो 5 से 6 हो जाए, 4 ना हो। बस इतना सोचना है। इसके अलावा ये नहीं सोचना कि यार ये तो टॉपर है, इसके तो 10 में से 10 ही आते हैं हमेशा, ये नहीं सोचना। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और रेगुलरिटी, 8 घंटे पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, 6 घंटे पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, 5 भी नहीं पढ़ना, लेकिन 4 घंटे रेगुलर पढ़ना जरूरी है। अगर आप ये कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ नेट जीआरएफ बहुत आसान है। इसके बाद आपको ये लगेगा कि मुझे और कुछ करना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। अब मेरा स्ट्रगल क्या है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सब लोग अपना बखान करते हैं। मैं बस इतना कहता हूँ कि मैं अपने आप पे विश्वास करता था कि मैं कर लूंगा, और मेरे साथ जो लोग जुड़ते गए उन्होंने मेरी मदद की। कई बार पैसे के रूप में भी हुई, कई बार और इमोशनल जब हुए तब हुई। तो दुनिया में उनका एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए, और ना बखान भी करना चाहिए कि ऐसा किया था। आपके पास जब समय हो, जब आप कैपेबल हों, तो करने की इच्छुक हों, तो वो कर देना चाहिए। तो उसी आशा के साथ मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने आप को बेस्ट मानते हुए तैयारी करें। मैंने इंडिया के जितने भी एग्जाम हैं जिनको हम ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, वो सारे दिए हैं और सब में क्वालिफाई किया है। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं हूँ, हमेशा से बीए किया है, और 12th में भी मैं कॉमर्स में था। तो जितने भी एग्जाम, एनडीए, सीडीएस, जो हमारे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के एग्जाम होते हैं, जेआरएफ, कैट, मैट, जितने भी हैं वो सारे निकाले हैं। तो एक अनुभव रहा है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और कैसे तैयारी होती है। आपको एक विश्वास और करना पड़ेगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, शायद सिलेक्टेड बच्चे शायद ना कहते हों, कि आप जितनी बार प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे उतनी बार आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते जाएंगे। ये बात सत्य है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसको आपको मानना ही पड़ेगा, अंतिम सत्य है ये। और जितनी बार का मतलब है कि जब जब आप रिपीट करते हो तो आपको नई नई चीजें मिलती हैं। क्वेश्चन लगाने का तरीका क्या होना चाहिए वो आपको सर भी बता देंगे। अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आके बताऊंगा, जो भी जरूरत होगी, लेकिन आपको क्वेश्चन वो लगाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। कितनी भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, कभी सिलेक्शन नहीं होगा जब तक वो आप जो है प्रीवियस ईयर नहीं लगाएंगे। अब प्रीवियस ईयर का एक भंडार होता है, वो आपके पास कैसा है, वो आपका इंस्टीट्यूट दे सकता है, आपके सर दे सकते हैं, या फिर वो अच्छे दे सकते हैं जो पुराने हैं। जैसे कोई 2001 से नेट जेआरएफ के पेपर लगाएगा, 2022 तक के लगा लेगा, 23 में बैठ जाएगा। किसी के पास 1995 से हो सकते हैं, किसी के पास 1990 से हो सकते हैं। अब आप ये तय कर लीजिए कि आपको जितने पुराने से पुराने मिल जाए उतने आपको लगाने हैं। दूसरा, एग्जाम, जैसे आप सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में बीएचयू, डीयू, पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हम तो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी अंडर 10 जेआरएफ में आते हैं। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ना जरूरी नहीं है कि आप कहाँ से पढ़े, आपने किस तरीके से पढ़ाई की है ये बहुत जरूरी है। तो उस तरीके से आप सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो बीएचयू का बच्चा, डीयू का बच्चा, या कोई और नॉर्मल यूनिवर्सिटी का बच्चा सब्जेक्ट में लगभग इक्विवेलेंट चलता है। जैसे आपको 72% चाहिए तो लगभग 68 और 70% के बीच में बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको। उन बच्चों से आपको आगे निकलना है,
वो आगे निकलने की तैयारी आप कैसे करते हैं ये भी मायने रखता है। जैसे आपका कोई सब्जेक्ट कोर एरिया कमजोर है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका हर बार गलत हो जाता है। जैसे हो सकता है कि फर्स्ट पेपर में आपके पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 3 या 2 गलत हो गए, और हर बार यही होता है क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अपने कमजोर एरिया को पहचानना पड़ेगा। अगर आप अपने कमजोर एरिया को पहचान लिए तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा। कमजोर एरिया पहचानने की प्रक्रिया क्या है, उसमें आपका इंस्टीट्यूट साथ देगा, सर साथ देंगे। कुछ बच्चे अपने आप को इंट्रोवर्ट भी होते हैं, अपने आप को ज्यादा पहचानते हैं, वो जानते भी हैं। हर व्यक्ति को पता होता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। सब्जेक्ट का मतलब आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 2 ही पेपर होते हैं। उन 2 पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, उनमें क्या कमजोर है, इसको और देखना है। आप ये काम कर लीजिए, आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकेगा। और ये सिलेक्शन केवल जेआरएफ के लिए नहीं, जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, नेट जेआरएफ के साथ साथ टीजीटी पीजीटी के या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्जाम आप दोगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इन चीजों पे प्लीज मेरी अगर सलाह माने तो कर लीजिए। बाकी का सब तैयारी करते हैं, लेकिन स्पेशल बन के करनी पड़ेगी। और उसमें सबसे पहला स्पेशल थंब रूल है कि आपको ये समझना पड़ेगा, यू आर द बेस्ट। आप ही बेस्ट हो, आप ही करोगे। लेकिन बगल वाले से तुलना नहीं करनी है आपको कि ये बगल वाला क्या कर रहा है, उसको छोड़िए। जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, आपको अपने लिए करना है। तो आपको अपने से तुलना करनी है कि मैं कैसे इंक्रीजमेंट कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सर मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता, अगर इनको ज़रूरत हो किसी भी सब्जेक्ट के रूप में या किसी भी टॉपिक पे, तो मैं संडे को अवेलेबल हो सकता हूँ कभी कभार। तो उस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन चॉइस वो बच्चे होनी चाहिए जो इंटरेस्टेड हो, जो चाहते हैं कि हाँ करना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा, बाकी का इतना अच्छा माहौल है, आप सब लोग। हाँ सर से आप कैसे मिले, उसके बाद क्या जाने, ये मैं बताना तो नहीं चाह रहा था सर, क्या करें। देखिए मैं यहाँ पे सिविल सर्विस की तैयारी करने ही आया था, और सिविल सर्विस की तैयारी जब करने आते हैं तो हम कुछ पैसे लेके घर से आते हैं कि चलिए चलते हैं सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। तो मैंने जितने पैसे लाया था एक अच्छे इंस्टीट्यूट में दे दिए। उसके बाद 2 साल मैंने तैयारी की, उसके बाद समझ में आया कि यार कुछ और करना चाहिए था। तो फिर ऐसे ही यहाँ पर घूम रहे थे कि चलो जीटीवी नगर घूम के आते हैं। तो सर का उस साइड में सर कैंपस था, मुझे याद नहीं है, उसके नीचे एक बुक शॉप थी। बुक शॉप पे मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट ये था कि मैं बुक शॉप पे अधिकतर खड़ा होकर देख लिया था क्या नया आ रहा है, क्या आ रहा है। लेकिन ऊपर जब मैंने ऐड देखा कि नहीं जेआरएफ की तैयारी ज्योग्राफी से कराते हैं, और मैंने ये सुना था कि जेआरएफ करने के बाद स्कॉलरशिप मिलती है, पहले ये कर लिया जाए, उसके बाद सब कर लेंगे। जब मैं ऊपर गया तो वहाँ फिर सर की फीस भी देखी मैंने, लेकिन सर ने कहा था कि अभी पढ़ के देखिए आप 10-5 दिन, उसके बाद बात करते हैं। फिर मैं कम से कम 15 से 20 दिन पढ़ा। उसके बाद सर ने जो है फीस के लिए कहा, फिर अगले दिन से मैं आया ही नहीं। मैं नहीं आया, फिर सर का फोन आया कुछ दिन बाद, अरे तुम कहाँ चले गए, तुम तो अच्छे स्टूडेंट थे। मैंने कहा सर ये ऐसे ऐसे बात है। कह रहे कि नहीं आप आइए, कोई टेंशन मत लीजिए, क्लास में बैठिए, देखा जाएगा बात। तो कुछ दिन मैं वहाँ पढ़ा था, उसके बाद फिर जो है मेरा जेआरएफ में हो गया, पहली बार में ही जेआरएफ हुआ। जेआरएफ होने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, फिर बाद में पता चला कि तो एडमिशन भी लेना पड़ेगा। ये बड़ा झंझट है। आप ये मत सोचिए कि जेआरएफ हो गया तो सब कुछ हो गया। वो पहली सीढ़ी है, उस पर चढ़ना पड़ेगा आपको, चढ़ने के बाद बहुत सारी सीढ़ियां हैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कहाँ, तो डीयू में फॉर्म भर दिया, डीयू का मैंने नहीं लिया भाई, अपने बच्चों को लिए या फिर हम उतने क्वालिफाई नहीं। उसके बाद मैंने सर से पूछा कहाँ जाना चाहिए, तो सर ने कहा कि आप जो है कुमायूं यूनिवर्सिटी है सर, मैं भूल गया हूँ यूनिवर्सिटी का नाम, कुमाऊं, उसमें जाइए। तो मैंने उसमें 5 वैकेंसी थी, बड़ा डर लगा मैं क्या करना चाहिए, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें मेरा दूसरा नंबर था। उसके बाद फिर मैं एडमिशन लेने नहीं गया, क्योंकि नेट पे जो है सारी प्रक्रिया उनकी ऑनलाइन थी, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि उस समय फोन भी नहीं था, ना मैं समझ पा रहा था। लेकिन सर के थ्रू पता चला कि वहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं, आप जाइए, आप लेट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है। फिर मैं वहाँ गया, एक स्टूडेंट थी आपकी, वो मुझे वहाँ मदद की थी। हाँ दिव्या थी, है ना। तो वो वहाँ मिली मुझे, मैंने कहा मैडम आप यहाँ स्टूडेंट हो और मेरा ऐसे ऐसे
उन्होंने कहा कि सब कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं है, जल्दी से फीस जमा करिए। मैंने तुरंत फीस जमा कर दी जल्दी से जो है। अब फिर उसके बाद पता चला कि आपको जो है रानीखेत मिला है। मैंने कहा अभी तो मैं तुरंत रानीखेत कैसे मिल गया मुझे? तो नहीं, मुझे रानीखेत नहीं जाना है क्योंकि मुझे वॉमिटिंग आती है। और पहाड़ों पे घूमते घूमते मैंने कहा आसपास कहीं मिले तो पहले अल्मोड़ा पास में है, वहाँ देख लो, अगर वहाँ पे एक प्रोफेसर हैं उनसे मिलोगे तो कुछ हो सकता है। फिर मैं वहाँ मिलने गया सर। वहाँ मिलने जब मैं गया तो वो मिले मुझसे, तो मैंने कहा कि सर मैं ऐसे जीआरएफ में एडमिशन, अरे वो तो हो गए एडमिशन आपके। नहीं सर मैं फिर भी आया हूँ, वहाँ से फीस है, उन्होंने भेजा है आपके पास। तो फिर उन्होंने बताया कि ठीक है आप अपने डॉक्यूमेंट दे जाइए और आप चले जाइए। ठीक है, फिर जो है मैं वापस आया, तब मेरे मन में आया कि सर मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं। फिर मैंने सर से आपसे पूछा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने एक स्लिप दी थी, वो मुझे फिर यूनिवर्सिटी में जमा करनी थी जाके, कि आप वहाँ से काउंसलिंग करा के आ चुके हो। फिर वो स्लिप मैं जो है नहीं, मैं सीधे काठगोदाम रेलवे स्टेशन आ गया। मैंने कहा अब लेके ये स्लिप को नहीं जाऊँगा। उसके बाद कुछ दिन बाद ही जीएसएसबी का एग्जाम था। फिर मैंने पढ़ाई की जीएसएसबी की लगभग 10 से 15 दिन। उससे पहले हम पढ़ते ही रहे लगातार, इसका मतलब ये नहीं कि 10 दिन में निकल गया। उसके पहले 2 साल की पढ़ाई उसमें ऐड की जाएगी। तो 2 साल 15 दिन हो गए वो। उसके बाद जीएसएसबी का जब एग्जाम था, मैंने एग्जाम दिया, और एग्जाम जब मैं दे के आ रहा था, वहाँ एक एग्जामिनर थे, तो कह रहे कि तुम बड़े खुश हो, बड़ी जल्दी करके बैठ गए। मैंने कहा सर अच्छा लगा, पेपर बढ़िया हुआ, मेरा हो जाएगा। कह रहे हो जाएगा? हाँ पक्का हो जाएगा। कह रहे कि नंबर दो तुम, तुम्हारा कैसे हो जाएगा, तुम बड़े मतलब पेपर से। मैंने कहा, हाँ सर हो जाएगा, देख लीजिए। मैंने ये कहा उनसे, उन्होंने नंबर लिया। उसके बाद मेरी फर्स्ट रैंक थी जीएसएस। मैं भी कुछ और 200 क्वेश्चन थे उस समय, और मैंने लगभग 124 करे थे, ज्यादा नहीं किए थे, नेगेटिव मार्किंग। पर लेकिन मुझे लग रहा था कि हो जाएगा सर, क्योंकि और बच्चे बड़े परेशान थे कि पेपर इतना टफ आया, इतना टफ आया, तो इस बात से अंदाजा लग जाता है। तो डीएसएसपी मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मेरे एक मन में ख्याल आया था कि जेआरएफ जो बच्चे कर रहे हैं, उन जेआरएफ में सर एक समस्या आती है, नेट तो क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको पहला पेपर भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। आप 30 क्वेश्चन, आप 50, उस समय 60 आते थे, 50 करने होते थे, आज 85 आते हैं, शायद 85 करने होते हैं। तो उसमें लगभग 30 क्वेश्चन जो करता है उसका नेट क्वालिफाई हो जाती है, सब्जेक्ट में सब लोग बराबर होते हैं। लेकिन 30 से 35 के बीच में जो फर्स्ट पेपर में कर लेता है, वो जेआरएफ की तरफ चले जाते हैं बच्चे। तो मैंने फिर सर से कहा था सर फर्स्ट पेपर में मेरी थोड़ी कमांड है, क्योंकि मेरे हमेशा 38, 39, 40 तक आ जाते थे बच्चे, 60 में। तो उस समय 10 छोड़ने भी होते थे, तो 40 में कर लेता था। तो बच्चों को शायद फायदा मिले, तो मैंने एक बैच भी पढ़ाया था सर, बच्चों को बहुत अच्छा लगा उनको। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप उस फेज से गुजरे हैं जिस समय हम स्टूडेंट थे, हमें पता है कि कहाँ पेपर में दिक्कत आती है। एक एग्जाम तो मैं इसलिए देने गया था कि ऑनलाइन हो गया था। मैंने कहा ऑनलाइन में देख आता हूँ कैसे क्या प्रॉब्लम आएगी। तो अक्सर आपके साथ ही मैं वहाँ मिला था, सर को मैंने बताया भी ना मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने। वहाँ बहुत लोग मिले थे इस कैंपस से, सबने पहचान भी लिया था कि ये तो पढ़ाते ही थे। तो मैं वहाँ गया था, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, तो उस चीज़ का भी आपको तैयारी करनी है कि ऑनलाइन में आपको फर्स्ट पेपर के लिए थोड़ा सा स्पीड का भी ध्यान रखना है। तो सर मेरा एवरेज ये कहने का मतलब है कि आपको अपनी कमजोरियों पे तैयारी करनी पड़ेगी, और पहला कि आपको अपने आप को मानना पड़ेगा कि मैं बेस्ट हूँ। और तुलना किसी ना तो इंस्टीट्यूट के किसी और लड़के से करिए, ना अपने इंस्टीट्यूट के किसी लड़के से करिए, अपने आप से तुलना कीजिए कि मैं कल जो था उससे बेस्ट किया है कि नहीं किया। तो यही मेरा कहना है सर, जितनी भी मैंने जर्नी की या जो भी मैंने तैयारी की थी, उसमें सबसे बड़ा थंब रूल एक तो ये था। दूसरा, जितने ओल्ड पेपर मैंने सॉल्व किए उतने ही, मतलब मैंने कभी कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कभी भी ना पीसीएस के लिए, ना आईएएस के लिए। आईएएस में लगातार मैंने मेंस इंटरव्यू दिए हैं हिंदी मीडियम से होने के बाद, कभी नहीं टेक्स्ट बुक पढ़ी। इसका मतलब कुछ तो ऐसा पढ़ा होगा। टेक्स्ट बुक नहीं, आजकल जो है कुछ स्पेशल नोट्स आते हैं, जैसे हमारे सर के मैंने नोट्स पढ़ लिए। उसके बाद जो पब्लिकेशन, अरिहंत का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ स्पेशल, कि अरिहंत पब्लिकेशन कट कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। और पब्लिकेशन जो मेहनत करते हैं, एक क्वेश्चन जिसमें आया है उसका सॉल्यूशन बनाने में जो मेहनत करते हैं, उसको ध्यान रखिए। जैसे उस समय सर हमारा उजाला वाला आता था, सबसे बेस्ट मुझे वो लगा था कि उसने जो सॉल्यूशन दिया था उससे आपके आगे आने वाले क्वेश्चन और सॉल्व होते थे। तो उन तरीके से आप करिए कि जितने ओल्ड पेपर आप सॉल्व करोगे, और उस ओल्ड पेपर को सॉल्व करने के साथ उससे निकलने वाले और क्वेश्चन को आप ग्रैब कर लोगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का है।
और एक बात ये कि मैं कह रहा था एग्जामिनर का माइंड भी आपको पढ़ना होगा। एग्जाम जो सेट करने वाला है उसका माइंड सेट करने के लिए आपको पिछले 5 साल के पेपर पे एनालाइज करना होता है कि आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं। उसको आप अगर पढ़ लीजिए, पहली बात तो सरकारी पद पे बैठे हुए सभी व्यक्ति थोड़े से आलसी, वो जो है पेपर सेट करने के लिए दिमाग लगाते हैं और मेहनत कम करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक अपनी लाइब्रेरी खुद की होती है, पेपर सेट करने की ईयर के लिए चिप लगी होती है कि 1999 में ये बनाया था हमने, 2007 में ये बनाया, 2008 उसी को निकालते हैं, 1999 खोला, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, पेपर में आ गया। विटामिन पे जितने क्वेश्चन आए हैं आज तक के उतने आप कर लोगे तो नया बनेगा नहीं। वैसे ही ज्योग्राफिकल थॉट में आप एक एक व्यक्ति को पकड़ेंगे, जितने क्वेश्चन नेट जेआरएफ में पूछ लिए, केवीएस में पूछ लिए, एनवीएस में पूछ लिए, उससे नया नहीं आएगा। अगर नया आएगा तो नहीं कर पाओगे तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप एक टॉपिक को पकड़िए और उस पर आने वाले पिछले 30 सालों के क्वेश्चन कर लीजिए, नया क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अगर विश्वास ना हो तो एसएससी में भी ये लगा के देखिए, हर जगह पे ये लागू होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने कैट, मैट, एनडीए, सीडीएस जितने भी एग्जाम दिए उनमें सबसे थंब रूल यही था। और मेरे पास 1978 से आईएएस के प्री सॉल्व पेपर थे और मैं आपको दावी साथ कहता हूँ 40 क्वेश्चन उसमें से डेली हर एग्जाम में रिपीट आते थे। पहली बार प्री आईएएस का तुरंत निकलने का कारण यही था कि मैंने 1978 से लेके 2010 तक के किए थे। अब तो 23 आ गई है तो आपको 22 तक लाना है, तो 1978। तो वैसे ही हर सब्जेक्ट के टीचर जो पहले से रहे हैं उनके पास पुराने पेपर रहते हैं। जेआरएफ में तो काफी चीजें चेंज हो गई, पेपर सेलेक्ट करने वाली एजेंसियां बदलती जा रही हैं, लेकिन सेलेक्ट करने वाले व्यक्ति नहीं बदले हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। आज भी वही है जो पहले थे। एनसीईआरटी लेती थी, अब कोई और एग्जाम हो गया, लेकिन सेलेक्ट करने वाले व्यक्ति जो उस थ्रू से पहले से आते थे वो अच्छे प्रोफेसर रहे हों या फिर भारत सरकार के किसी अच्छे संस्था से संबंधित हो, आज भी वही है। और पेपर सेट करने वाला मैटर भी आज भी वही है, तो तरीका भी वही अपनाइए, बस थोड़ा सा उसमें स्मार्ट हो जाए। तो टेक्स्ट बुक आपके पीछे अगर आप भागोगे तो आप समय जाया करोगे। मैं ये नहीं कहता कि उसको पढ़ने से फायदा नहीं होगा, फायदा होगा, लेकिन आपका काम है सिलेक्शन लेना। तो आप सिलेक्शन लेते हो तो स्मार्ट वर्क यही करना होगा आपको। अगर आपको टेक्स्ट बुक ही पढ़नी तो उससे पहले आप सर के नोट्स पढ़ लीजिए, उसमें करेक्शन बुकों का आएगा। सर ने कुछ ऐसे अपने स्पेशल बनाए नहीं, उन्होंने भी सेवेन सिंह को लिया होगा, जेसी लियोन, पता नहीं कौन लियोन है लिया होगा, मतलब सब मैंने नहीं पढ़ी है लेकिन मैंने देखा है कि लोगों के पास रखी होती हैं। तो हाँ, तो सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप टेक्स्ट बुक के पीछे मत भागिए। आज के समय में आपके पास हर वो चीज़ है जो लोग मेहनत करके बना चुके हैं क्रैक्स के रूप में, आप वो पढ़ लीजिए अपनी संतुष्टि के लिए कि हाँ आपने कुछ टेक्स्ट पढ़ा है। लेकिन सबसे पहला वही काम है कि आप ओल्ड पेपर कर लीजिए। और इसके अलावा नेट जेआरएफ करने के बाद टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस की कोई तैयारी करना चाहता हो, मेरे से गाइडेंस लेना चाहता हो तो सर मैं अवेलेबल रहूँगा। उस तरीके से आप गाइडेंस के लिए इनको बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जैसे रिटन के लिए आपने थंब रूल बताया है कि प्रीवियस ईयर है, वैसे इंटरव्यू के लिए प्रीवियस ईयर इंटरव्यू जैसे रिटन के लिए करने का थंब रूल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे इंटरव्यू आप किसका दे रहे हैं? आप एनवीएस का इंटरव्यू एनवीएस का आप दे रहे हैं तो नवोदय विद्यालय की जो बुक्स हैं उनको आप एक बार रीड करिए। रीड करने के लिए आप बुक को एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, आप पिक्चर्स को देखिएगा। नवोदय विद्यालय जब अपनी यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक ही चलती होंगी सर वहाँ भी, तो वो पिक्चराइजेशन को देखिए आप। जैसे आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप पिक्चर को खोलते जाएंगे, जैसे हिमालय उसमें मिलेगा, फिर आगे खोलेंगे तो मैदान मिलेगा, फिर आगे कहीं एक ऐसा लिखेगा हिमालय में पाए जाने वाला ये जड़ी बूटी है, ऐसे मिलेगा, कुछ एक चित्र मिलेगा। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा दो दो लाइनें आप समझिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछने वाला आपकी तह तक नहीं जाते। वो क्या करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं और पर्सनैलिटी के लिए आपको ये जानना चाहते हैं कि आप अपने सराउंडिंग में क्या नेचर रखते हो। मेनली ये रहता है। जैसे आपने कहा कि ज्योग्राफी, तो आप ज्योग्राफी के टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो अब इसका जवाब आप ही दे पाएंगे, इसका मैं नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो
तो वो आपको तैयार रखना पड़ेगा। जब आपसे फिर वो पूछेगा आपको कौन सा सबसे अच्छा भूगोल वेत्ता लगता है, फिर आपको तैयार रखना पड़ेगा। फिर आपसे कल को पूछेगा कि आपने उससे क्या सीखा, तो आपको उसकी थोड़ी सी जीवनी पता हो कि उसने कैसे उसको, तो उसको आपको, जैसे मुझे महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे लगते हैं, आज आप मुझसे पूछें कि सर उनके बारे में बताइए या उनसे आपने क्या सीखा, तो मुझसे आप कुछ भी पूछिए, मैं सब उसको जोड़ के कहीं ना कहीं लेके आ जाऊंगा, है ना। महात्मा गांधी जी मुझे अच्छे लगते हैं, आप कुछ भी पूछिए, मैं घुमा घुमा के उनको वहीं ले आऊँगा। तो आपके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं या जिन्होंने, क्योंकि वो आपको ट्रैप करना चाहते हैं, आप उनको ट्रैप करिए ना। आपसे जब पूछे अच्छा आप बताइए आपको ज्योग्राफी में क्या अच्छा लगता है, तो आपने कह दिया कि मुझे जियोमॉर्फोलॉजी अच्छी लगती है, तो आपके अंदर फिर वो जाएंगे, पूछेंगे हर चीज़ को, है ना। तो उसी तरीके से आपको हर अपने सराउंडिंग की चीज़ों को ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखिए कि आप वहाँ फैक्ट नहीं बता पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि मानचित्र का विकास कैसे हुआ, क्या ज़रूरतें पड़ी, ये आपको पता होना चाहिए। किसने किया, कब, कौन से सन में कौन सा मानचित्र आ गया, ये नहीं पता है तो चल जाएगा, लेकिन आपको मानचित्र की डेवलपमेंट की रीज़न क्या थे वो पता होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे आपको थ्योरी, जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ें क्या है एक्स्ट्रा उनको बताते हैं, स्टोरी में बताते हैं, उसको पहले फैक्ट नहीं पता चलेंगे। तो मेरा यही है। और इंटरव्यू की तैयारी सही बात मायने में साथ साथ होती है। प्री और मेंस पास करने के बाद तो इंटरव्यू पे फोकस करते हैं हम लोग, लेकिन तैयारी साथ साथ होती है। और एक मेरा जो थंब रूल मैं मानता हूँ, मैंने भी इंटरव्यू दिए हैं और गलती बहुत की हैं, आप जितने सच्चे हैं ना उतना अच्छा इंटरव्यू होगा। सच्चाई को पेश कीजिए, अगर आपने उसमें ढोंगीपन बनाने की कोशिश की तो आप हो सकता है ट्रैप खुद हो जाए। मेरा ये मानना है सच्चे हैं तो एक बार इंटरव्यू आपको भोलेपन पे छोड़ देगा कि यार नहीं, ये बच्चा जो है सीधा है, इसकी कोई गलती नहीं है, सही है। मुझसे ये पूछा गया कि महात्मा गांधी जी की माता जी का नाम क्या था, उस समय मुझे याद नहीं आया। मैंने कहा सर सॉरी, मुझे याद तो था लेकिन इस समय मैं स्लिप कर रहा हूँ। कह रहे कि तुम्हें ये नहीं पता है। मैंने कहा सर हाँ पता तो होना चाहिए था लेकिन नहीं याद आ रहा है। तो अब मैं उसमें कुछ कहता सर शायद कुछ और, ये ऐसे करके घुमाने की कोशिश करता तो फिर दिक्कत आनी थी। तो वहाँ पे सच्चाई को पेश करना ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से। बाकी का आप अगर चालाकी में ज़्यादा अच्छे हैं तो वो भी पेश कर सकते हैं लेकिन अंततः सच्चाई जीतती है, इतना हमको पता है। तो वो रखिए और ये मत सोचिए कि बर्डन के नहीं मेरा ज्योग्राफी का इंटरव्यू है तो पूरी ज्योग्राफी आएगी तभी मैं इंटरव्यू पे जाऊंगी। हो सकता है आपसे एग्जामिनर खुद ही पूछ लेगा आपकी अच्छी चीज़ कौन सी है, वही बता दीजिए, उसको पेश कर दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।